हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग देख रहे थे अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा देख चुके हैं कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा था कि इसी प्रॉपर्टी, अल्फ़ा की प्रॉपर्टी, बीटा की प्रॉपर्टी, गामा की प्रॉपर्टी और उनका कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स में STP सर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर जहाँ तक हो गया प्रॉपर्टी हम लोग चूँकि लास्ट में पढ़ रहे थे, तो ठीक उसी के आगे राइट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which one is correct about the fluorescence produced by अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा बीटा गामा। इनमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1, क्या कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा मीन्स कि सबसे ज़्यादा अल्फा फिर बीटा फिर गामा होता है, या नंबर सेकेंड ऑप्शन, या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नन नहीं है, डी ऑप्शन, या मैं डी ऑप्शन यहाँ पे लिख दूँ नीचे। हाँ, डी ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। which can produce fluorescence effect। इसमें से कौन फ्लोरेसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? तो पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक ही है। विच कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इफेक्ट? नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए ओनली अल्फा, नंबर 2 ओनली बीटा, नंबर 3 सी ऑप्शन ओनली गामा, नंबर 4 ऑल। क्लियर? चलिए, तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। मार दीजिए आंसर निशान फटाफट मारिए। विच वन इज करेक्ट? तो दो क्वेश्चन आपके सामने। प्रॉपर्टी आप क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों का यही था, P100 फिजिक्स, क्या क्यों कैसे। चलिए ओके, आ जाइए। तो विच वन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? इस पर किस में मारा जाए? तो सबसे पहले तो क्लियर होना है हम लोगों को कि दो नंबर क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर हुई है कि क्या इनमें से फ्लोरेसेंस इफेक्ट होता क्या? पहली बात कि जब कभी अल्फा बीटा और गामा रेज, इनमें से कौन फ्लोरेसेंस इफेक्ट क्या है कि जब रेज इंसिडेंट करे किसी एल्कली ऑक्साइड कोटेड सरफेस पर, तो वह फ्लोरेसेंस उत्पन्न करे, यानी कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न करे। मीन्स कि जब वह पड़े तो उस पर से चमक एक उत्पन्न हो, तो दैट इज द फ्लोरेसेंस। इसी को कहते हैं, यानी ग्लो उत्पन्न हो पड़ने पर, तो उसी को कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इनमें से फ्लोरेसेंस इफेक्ट कौन शो करता है और फ्लोरेसेंस इफेक्ट मैक्सिमम किसका होता है? क्लियर?
अब एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, नंबर थर्ड, रेडियो एक्टिव रेज। नंबर थर्ड क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूसेस photographic plate effect, what is the correct order of this effect, मीन्स कि फोटोग्राफिक इफेक्ट का ये रेडियो एक्टिव रेज प्रभाव डालती हैं उस पर। तो क्या है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर मीन्स नंबर फर्स्ट ऑप्शन अल्फा ग्रेटर देन बीटा गामा, नंबर सेकेंड गामा ग्रेटर देन बीटा अल्फा, नंबर थर्ड ऑप्शन बीटा ग्रेटर देन गामा अल्फा, नंबर फोर ऑप्शन गामा अल्फा बीटा। हाँ, क्लियर हो गए? तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, तो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, तीनों का आंसर निकाल दीजिए। ट्राई टू डू। हो गया भाई? कर चुके होंगे तीनों क्वेश्चन? कर चुके होंगे। चलिए आ जाइए, आंसर देखिए। नंबर फर्स्ट अल्फा बीटा गामा, तो फ्लोरेसेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे एक कंपेरिजन नहीं करना है हम लोगों को, इसका फाइनल आंसर क्या होगा फ्लोरेसेंस इफेक्ट का, कि यहाँ पर जानते हैं कि अल्फा की काउंटिंग कितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट किए, तो इसकी काउंटिंग फ्लोरेसेंस मेथड से ही की जाती है। सिंटिलेशन स्क्रीन होती है, जिस पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो अब फ्लोरेसेंस चमक प्रोड्यूस होती है, उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं, इसे काउंट हो जाता है। तो अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग ही इसी मेथड से की जाती है, यानी कि मैक्सिमम करता है कौन, फ्लोरेसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस। तो मैक्सिमम अल्फा बीटा गामा, गामा का कम होता है, अल्फा का मैक्सिमम होता है, अल्फा का फ्लोरेसेंस इफेक्ट मैक्सिमम होता है। क्लियर? हाँ, अब अल्फा और बीटा और गामा बहुत कम ही ऐसे होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, तो बेरियम ऑक्साइड, तो ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्साइड्स होती हैं, जिन पर मैक्सिमम अल्फा करता है, तब बीटा और तब गामा। गामा का कम प्रभाव होता है, गामा का फ्लोरेसेंस कम होता है, जबकि मैक्सिमम फ्लोरेसेंस किसका होता है, क्योंकि गामा जानते हैं गामा क्या है, गामा फोटोन है, रेज है, खुद ही लाइट है। तो
जो फ्लोरेसेंस इफेक्ट कहेंगे कि सबसे मैक्सिमम किसका है, तो यह अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा, और फ्लोरेसेंस मेथड से ही अल्फा की काउंटिंग होती है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गए। दूसरे का आंसर विच कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इफेक्ट, यानी कि इनमें से कौन करता है, तो करते तो सब हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका किसका काउंट करते हैं, अल्फा का। तो पूछ रहा कि करता कौन है, तो कह दीजिए कि सब करते हैं। अगला पॉइंट है रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूसेस फोटोग्राफी प्लेट इफेक्ट। तो फोटोग्राफिक प्लेट जानते हैं कि इसका इन्वेंशन ही रेडियो एक्टिव रेज का ऐसे ही हुआ था, फोटोग्राफी प्लेट के पे प्रभाव जो होता है। तो क्या प्रभाव होता है इसका कि फोटोग्राफी प्लेट ब्लैक होती है, लाइट से बचा करके रखी जाती है। लाइट जब उस पर इंसिडेंट होता है तो वह उसी को कहते हैं, वहाँ जब लाइट के फोटोन के पड़ते ही, लाइट के इंसिडेंट होते ही वह उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, यानी कि वो वाइट हो जाता है, ब्लैक कलर जो उसका होता है वह वाइट हो जाता है। क्लियर, लाइट के पड़ते, लाइट के प्रेजेंस में, इसी को कहता है फोटोग्राफी प्लेट इफेक्ट बोलते हैं इसी को। तो यह मैक्सिमम किसका है, तो मैक्सिमम कौन करता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफी प्लेट इफेक्ट। यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट इफेक्ट, इसमें सवाल यह होगा कि मैक्सिमम कौन करता है, कि अल्फा का मैक्सिमम होता है, कि गामा का मैक्सिमम होता है, किसका मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम होता है कौन सा, हाँ देखो ये अल्फा बीटा गामा है, गामा बीटा अल्फा है। तो सबसे अधिक फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है, सबसे वह एनर्जी पे डिपेंड करती है, और एनर्जी मैक्सिमम किसके पास होती है, गामा के पास। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है, गामा का, फिर किसका, बीटा का, फिर किसका, अल्फा का। क्लियर हो गए, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो इसका आंसर हुआ कौन सा, इसका आंसर हुआ ऑल, सब करते हैं अल्फा बीटा गामा। इसमें कौन है, सबसे मैक्सिमम है इसका। और पहले देखिए सिंटिलेशन स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल की काउंटिंग ही इसी मेथड से की जाती है। नंबर 2 क्वेश्चन का सब प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 3 का हो गया कौन सा, अब यहाँ पर फोटोग्राफी प्लेट का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा होता है, गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। क्लियर हो गए, फर्स्ट क्लास। चलिए अब आगे जाइए, थ्योरी में चला जाए। थ्योरी में जहाँ तक हुआ है ठीक उसके आगे, तो अभी हम लोग देख रहे थे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी है क्या, व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी हम लोग देखे थे। फिर अल्फा बीटा गामा कैसे बनते हैं, कैसे अल्फा बनता है, कैसे बीटा बनता है, और कैसे गामा बनता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोसेस होता है, किससे बनता है, वो हम लोग देखे थे। क्लियर। अब अगला पॉइंट, हाँ अब यहाँ पर अब ये थोड़ा 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ले लेते हैं। नंबर फर्स्ट 2 क्वेश्चन और ले लिया, तब आगे बढ़ा जाए कि which produces, number first try to do the question, which produces tunnel effect, which produces tunnel effect. Option number A alpha only, option number B beta only, option number C gamma only, option number D all. क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लीजिए तब फिर फटाफट। मास ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल वेरीज, मास ऑफ द रेडियोएक्टिव पार्टिकल वेरीज, किस रेडियोएक्टिव पार्टिकल का मास ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल वेरीज ना। तो किसका रेडियोएक्टिव मास, किसका मास किस रेडियोएक्टिव पार्टिकल का वेरी करता है। तो ऑप्शन ए ओनली अल्फा, नंबर 2 ओनली बीटा, नंबर सी अल्फा एंड बीटा, नंबर डी अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर, मार दीजिए निशान। नंबर
आ जाइए, नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड पे आ जाइए क्वेश्चन। which produces heating effect। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ चुके हैं सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो which produces heating effect? ऑप्शन only अल्फा, नंबर बी only बीटा, नंबर सी बोथ अल्फा एंड बीटा, नंबर डी ऑल। विच प्रोड्यूसर्स हीटिंग इफेक्ट। चलिए 3 क्वेश्चन और हो गए आपके सामने। हाँ, थ्योरी पढ़ चुके हैं आप सभी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मारिए निशान फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी, प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी क्या है। यदि आपका क्लियर है तो हमारी निशान फटाफट। हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए पहला आंसर देखिए अब, विच प्रोड्यूसेस टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट क्या है? तो मैं आपको बताते हुए जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो अल्फा कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर मैं बताया था कि पोटेंशियल बैरियर होता है। तो पोटेंशियल बैरियर होता है और वहाँ पर टनल इफेक्ट से गवर्न होता है। तो यह तो टनल इफेक्ट किससे रिलेटेड है? अल्फा प्रोडक्शन से, अल्फा रिच से। तो अल्फा ओनली टनल इफेक्ट अल्फा, यह किससे रिलेटेड है? यह है न्यूट्रॉन के डिसइंटीग्रेशन से। और ये किससे रिलेटेड है? यह है न्यूक्लियस के ट्रांजिशन से। और यह किससे रिलेटेड है? ए टनल इफेक्ट। तो आप यहाँ पे लिखिए अल्फा है ना, तो अल्फा का प्रोडक्शन होता है, जो मेथड होता है उसको बोलते हैं टनल इफेक्ट। यूकावा पोटेंशियल सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ पीछे वीडियो में। बीटा ओनली यानी कि बीटा का किसे प्रभाव होता है, बीटा कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जानते हैं डिसइंटीग्रेशन पीछे वीडियो में सब आपका तैयार होगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन 0n1 डिसइंटीग्रेशन। मैं यहां लिख दूं, क्या पढ़े हैं इसके लिए? पढ़े हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूट्रॉन बीटा। और गामा के लिए क्या होता है? गामा किससे प्रभावित होता है? गामा मीन्स ये प्रोडक्शन किस बेसिस पे होता है? तो गामा के लिए होता है ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो वह अपन एक्सेस एनर्जी को क्या कर देता है? इमिट कर देता है। चलो तो ये हो गए। तो मीन्स कि आप किसको भी निशान मारना था आपको? विच प्रोड्यूसर टनल इफेक्ट, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या था? आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट। आइए नेक्स्ट, सब क्लियर कर लीजिएगा कौन किससे रिलेटेड है टर्म। मास ऑफ द रेडियोएक्टिव पार्टिकल वेरीज, यानी कि कह रहा है कि किसका मास, कौन सा ऐसा रेडियोएक्टिव पार्टिकल है जिसका मास वेरी करता है। तो अल्फा ओनली, बीटा ओनली, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा गामा। तो ओनली देखिए, तो मास अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। तो वैसे तो मास सबका वेरी करता है, मास सबका वेरी करता है ना। तो मास सबका वेरी करता है, यानी कि अल्फा का मास में जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बीटा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चूँकि इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, और इसका मास अल्फा, यानी कि हमको सही आंसर हुआ हमारा कौन सा? सी ऑप्शन, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों। तो अल्फा और बीटा दोनों के मास, तो मैक्सिमम मास का वेरिएशन किस में होता है? इसमें। दिस इज द मैक्स बीटा में। इसमें कितना होगा? कम, लेस। और इसमें कितना होगा? गामा, अल्फा बीटा गामा। तो गामा में मास का वेरिएशन नहीं होता है, गामा फोटॉन में मास का वेरिएशन नहीं होता। जानते हैं कि रेस्ट मास जो होता है इसका 0 होता है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो किसका मारे, तो सही निशान कौन सा होगा? अल्फा एंड बीटा।
तो दोनों का, यह भी और यह भी, तो दोनों का होता है। कहा जाए कि मैक्सिमम मास का वेरिएशन किस में होता है, तो जानते हैं आइंस्टीन्स मास इक्विवेलेंस रिलेशन या रिलेटिविस्टिक मास, ऐसे कर दीजिए। देखिए नंबर बी वाला, तो नंबर बी था रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं या बीटा पार्टिकल होते हैं, तो रिलेटिविस्टिक मास ऑफ बीटा या इलेक्ट्रॉन क्या होता है जानते हैं, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास, यानी कि इसका मास वेरी करता है, तो इसका मास भी वेरी करता है, इसका मास भी वेरी करता है। मैक्सिमम कौन वेरी करता है, बीटा, उससे कम किसका करता है, अल्फा, बिल्कुल ही नहीं करता है किसका, गामा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कि विच प्रोड्यूसर्स हीटिंग इफेक्ट, तो अल्फा प्रोड्यूसर्स, यू नो वेल दैट अल्फा प्रोड्यूसर्स हीटिंग इफेक्ट। बीटा से होता है बहुत ही लेस, मिनिमम, और गामा करता ही नहीं, तो ओनली अल्फा प्रोड्यूसर्स हीटिंग इफेक्ट। क्लियर हो गए, पक्का फर्स्ट क्लास। चलो बाकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, रेंज वगैरह क्या होते हैं सब कुछ आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो थी उनका ऑर्डर नहीं हम बताए थे वहाँ पर पीछे वाले वीडियो में, तो चलिए ये सब उनके ऑर्डर लगभग हो गए। आ जाओ अब यहाँ से और आगे, यहाँ से हाँ चलिए। तो अब हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी, हम लोग हो गए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, कंपेयर कर लिया, अल्फा बीटा गामा के बीच में कंपेरिजन कर लिया, इनका पेनिट्रेटिंग पावर, रेंज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ से अगला पॉइंट क्या है, राइट द हेडिंग रदरफोर्ड इक्वेशन, रदरफोर्ड एंड श्रोडी इक्वेशन मीन्स कि प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या ब्रैकेट में आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी आप कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी या इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रदरफोर्ड एंड श्रोडी दो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड एंड श्रोडी, क्या कहता है कि डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, सब डिटेल में आप पीछे वीडियो में पढ़े बेटा, जिसका भी जो ना भी ना पढ़ा हो जाकर के पीछे ना इससे पहले की जो भी वीडियो है सब अच्छी तरह से पढ़ डालिए, आ जाइए। तो कहता क्या है रदरफोर्ड, कहता यह है कि रेट ऑफ, यस इक्वेशन क्या है इसका कि रेट ऑफ disintegration of the nucleus is directly proportional to the nucleus present at the time, nucleus present at the time। क्या कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द टाइम। सपोज करिए कि t बराबर 0 पर न्यूक्लियंस यानी कि न्यूक्लियस n नॉट है। क्या t बराबर 0 पर न्यूक्लियस क्या आना है, n नॉट, उनकी संख्या n नॉट है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn/dt, क्या dn/dt मीन्स कि कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट का मतलब जानते हैं सब कुछ पीछे वीडियो में पड़े हुए हैं।
अल्फा बीटा गामा का इमिशन कर रहा है। तो dt समय में सपोज करिए कि dt समय में dn न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो कहता है रदरफोर्ड इक्वेशन या लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी ना, इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो ये क्या कहता है इक्वेशन, देखिए तो ये क्या कहता है इक्वेशन कि डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऑलवेज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, मीन्स उस समय जितना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चूंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर कम हो रहा है, तो साइन हियर विल बी माइनस, दिस इज द माइनस साइन। तो जब भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन माइनस लगाएंगे, साइन माइनस लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स यू कैन राइट डी एन अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, मीन्स एन नॉट, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट एन नॉट, या हम यहाँ पे हम लोग कह दें अभी एन लेते हैं, बाद में एन नॉट रखा जाएगा, तो एन कर दिया। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज द मेन लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, इसको कहते हैं लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। क्लियर होता है रदरफोर्ड एंड श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। तो हम लोग जा रहे हैं देखने अब इक्वेशन कि रदरफोर्ड एंड श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है। तो क्या कहता है रदरफोर्ड एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या कहता है बेटा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड श्रोडिंगर इक्वेशन the rate of disintegration of any radioactive sample is directly proportional to the number of the nuclei present at that time। हिंदी में रेडियो एक्टिविटी के विघटन की दर हमेशा ही जो उस समय जो न्यूक्लियस, जो नाभिक यानी कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं उनकी संख्या के सीधा डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स कि डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट टाइम, किसी भी समय। साइन में हमने माइनस यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो माइनस आप इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस की संख्या डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं, तो घट रही है, तो घटने को शो करता है माइनस साइन, इसलिए यहाँ पे लगाते हैं माइनस। लाइन नोट कर लिया, आगे बढ़िए, यहाँ से आगे। हाँ, अगला पॉइंट उठा यहाँ से ठीक आगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है ना, इसी को सॉल्व कर दिया जाए और मेन इक्वेशन निकल आएगा। क्या होता है मेन इक्वेशन, चलिए फटाफट आइए। हाँ, तो अब क्या पाए हम लोग पाए कि डी एन बाई डी टी माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये पाए। डी टी को उधर कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, माइनस डी एन अपॉन एन इक्वल टू डी टी को उधर ले जाइए, डी टी को उधर कर दिया जाए और इसको प्रोपोर्शनल के निशान को हटा दिया जाए, तो एक कांस्टेंट आया लेमडा इंटू डी टी, where lambda is the constant proportionality constant, lambda equal to proportionality constant। तो lambda क्या है हम लोग का, proportionality constant है। इसको अब ऐसे लिख दिया जाए, डी एन अपॉन एन इक्वल टू माइनस को उधर कर दीजिए, माइनस लेमडा डी टी कर दिया जाए, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो डी एन अपॉन एन इंटीग्रेट कर दें इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी इंटीग्रेट कर दिया। टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। नंबर कहाँ से कहाँ तक, शुरू में t बराबर 0 पर न्यूक्लियस की संख्या थी एन नॉट, और आफ्टर सम टाइम जब कुछ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए तो संख्या उनकी n, तो कहाँ से कहाँ तक, n से
एन नॉट से एन तक, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग दिस, व्हाट यू विल गेट 1 बाई एन, तो जानते हो क्या होता है नेचुरल लॉग एन, तो लॉग एन क्या ऑन बेस ई मीन्स यू कैन राइट दैट नेचुरल लॉग, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं नेचुरल लॉग। तो ये लॉग एन हो गया इधर, इक्वल टू इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ इधर को क्या होगा, तो लेमडा है ना बेटा, लेमडा कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो लेमडा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया लेमडा, और यहाँ हुआ डी टी 0 to t, ओके माइंड हियर दिस कैन बी आल्सो रिटन एज एल एन एन नेचुरल लॉग बोलते बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखो 0 to t dt, ऐसे लिख सकते हैं, और इसे छोटा कर दीजिए, तो इस तरह से लिखा जाए चाहे इस तरह से लिखा जाए बेटा, तो इस तरह से लिखता हूँ देखो बेटा, तो अब क्या हो गया लॉग ई एन इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, डी टी का टी बनेगा तो लेमडा इंटू टी, जीरो लिमिट है, जीरो लिमिट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा। अब ओके, अब यहाँ से n बराबर क्या, हाँ अब यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पे आया था log n, यहाँ पर लिमिट भी है ना, तो लिमिट हम लोग का कितना था बेटा n नॉट से, यहाँ पर भी लगा देना बेटा लिमिट n नॉट से n, यहाँ पर भी लगा दीजिएगा n नॉट से n, हो गया, चलो यहाँ पे लगा दीजिए n नॉट से n, ओके। अब इधर है माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज कर दीजिए, तो log ई एन, log ऑफ log n ऑन बेस e, लिमिट इधर यदि चेंज कर दूं मीन्स कि यहाँ n कर दूं n नॉट और यहाँ n कर दूं तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना हो गया लेमडा टी, और सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, अब आप इसको लिख सकते हैं log n नॉट माइनस log n इक्वल टू लेमडा टी, नो प्रॉब्लम, आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसान सब कुछ हो गया बेटा। चलो अब क्या हुआ देखिए, अब इसको ला जानते हैं, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a माइनस log b बराबर क्या, log a अपॉन b, देखिए तो log a अपॉन b मीन्स n नॉट अपॉन n, थोड़ा क्लियर है कि नहीं सब कुछ, हो गया, चलिए तो चेक कर लें एक बार जरा, log n, चलो ई को बाद में हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको इस माइनस साइन को बाद में हटा दिया जाएगा, अभी हम माइनस को इसे रहने देते हैं, इसको हटाने का काम बाद में करते हैं हम लोग ना, तो बाद में करते हैं, तो n, हाँ कौन सा था पहले, n नॉट है ना, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर मीन्स n नॉट n, तो n नॉट n ही अभी रहने देते हैं, n नॉट n ना, ठीक है, n नॉट n ही अभी रहने दिया जाए n, चलो तो n नॉट n रहने देंगे तो बेटा ये हो जाएगा, बाद में हम इसको हटाते हैं अभी ना, क्योंकि यहाँ पे, चलो हाँ आ जाइए फिर से, चलो यहाँ पे पहुँच गए, तो अब जा देखिए क्या हुआ बना, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये log a माइनस log b, log a माइनस log b बराबर क्या, log a माइनस b, तो log ऑन बेस e n अपॉन n नॉट, n अपॉन n नॉट लिख सकते हैं, नो दिक्कत, हो गया बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नो, चलो तो इक्वल टू, अब यहाँ क्या बना, तो माइनस अभी हटाए नहीं है हम लोग, अभी माइनस नहीं हटाए हैं, माइनस हटाता तो लिमिट को चेंज करते हैं, अभी माइनस बाद में देखेंगे इसको, अभी नहीं देते वैसे, तो n अपॉन n नॉट बराबर कितने क्या आया, इधर जैसे है वैसे ही रहा लेमडा टी, चलिए यहाँ तक पहुँच गया सब लोग, चलिए ये नोट करिए जल्दी फास्ट इस लाइन को, इधर वाला हो गया सब कुछ, चलिए और आगे, अब जहाँ तक आया लास्ट में वहाँ से आगे, हाँ
अब चलो बेटा, ये आ गया, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब जरा देखिएगा n अपॉन, अब आया मिला क्या, इस लाइन को मैं फिर से लिख दूँ, देखो यहाँ पे log n अपॉन n नॉट ऑन बेस e इक्वल टू क्या पाए हम लोग, माइनस लेमडा टी पाए हो। अब n बाई n ले लो, यानी एंटी लॉग ले लो, n अपॉन n नॉट ले लो, बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया, e टू द पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं हटाए थे, क्योंकि हमारे इक्वेशन में माइनस नहीं हटाने थे, हटाने की जरूरत नहीं थी बेटा। तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी, ये इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, और जब इधर जाएगा तो ये लेमडा टी लॉग ई ऑन बेस ई हो जाएगा। तो n बराबर कितना आया, n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, जनरली बोलते हैं इसको रदरफोर्ड्स इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिव इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं ना, या रदरफोर्ड सॉडी इक्वेशन, नॉट फैजानो, दूसरा इक्वेशन है। तो रदरफोर्ड-सॉडी इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको, रदरफोर्ड-सॉडी इक्वेशन, या और रदरफोर्ड-सॉडी इक्वेशन हो गया। तो क्या पाए हम लोग, n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, जहां पर लेमडा क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं, लेमडा को कहते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था ना, लेकिन कहते हैं इसको है क्या, डीके कांस्टेंट। तो लेमडा इज द डीके कांस्टेंट है। ओके, डीके कांस्टेंट, यानी कि डीके कांस्टेंट मीन्स डीके कांस्टेंट है। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं इसको, हो गया बेटा। तो मेन इक्वेशन क्या मिला हम लोग को, n इक्वल टू, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको सब कुछ क्लियर होना, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ वगैरह सब कुछ यहीं से क्लियर होना है। तो n इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। n नॉट क्या था, n नॉट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t इक्वल टू 0। n क्या है, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टाइम t। लेमडा क्या है, कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। चलिए सब लोग नोट कर लिए होंगे, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक, यहाँ तक पहुँच गए सब लोग। आइए और आगे चलते हैं, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। आ जाओ, हाफ लाइफ टाइम, द हेडिंग हाफ लाइफ टाइम। अगला हेडिंग हाफ लाइफ टाइम। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाफ लाइफ टाइम, नाम क्यों पड़ा हाफ लाइफ टाइम, राइट द हेडिंग हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम। ये होता ही क्या है, राइट द लाइन, द टाइम in which any radioactive sample becomes half, यानी तो क्या मतलब इसका निकल रहा है, हाफ लाइफ टाइम, जिसको हिंदी में कहते हो अर्ध आयु, हाफ लाइफ टाइम, हाँ हिंदी बोलते हैं, अर्ध आयु बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम, क्या होता है हाफ लाइफ टाइम। तो द टाइम इन विच एनी रेडियो एक्टिव सैंपल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि शुरू में t बराबर 0 पर जितना था, वह समय, जिस समय में कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल जितना था उसका आधा हो जाए, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। द टाइम इन विच एनी रेडियो एक्टिव सैंपल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट टाइम इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम, उसे अर्ध आयु कहते हैं।
तो द टाइम इन विच एनी रेडियो एक्टिव सैंपल बिकम्स हाफ, आप एक लाइन शब्द और जोड़ दें, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना था, एन नॉट, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एन नॉट। चलिए, सिंस नाउ यू नो दैट एन इक्वल टू कितना, एन इक्वल टू कितना, तो यू नो दैट एन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट, एन नॉट, ओ सॉरी, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। आप इस इक्वेशन को ले लीजिए, आप इस इक्वेशन को ले लीजिए। अभी आपने क्या बोला कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, कि जब टी बराबर होता है टी हाफ, जब टी बराबर व्हेन टी बराबर टी हाफ, यानी कि जब समय हाफ लाइफ टाइम होगा, तो यू आर श्योर कि जो एन होगा वह एन नॉट बाई टू होगा ना। अच्छा, अब सवाल यह है कि एन है क्या, तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टाइम टी, एट टाइम टी पर है न्यूक्लियस, यानी किसी समय आफ्टर डिसइंटीग्रेशन एट एनी टाइम व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द एन, एंड व्हाट बट एन नॉट इज व्हाट, तो एन नॉट ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट टी बराबर 0। तो टी बराबर 0 पर जो प्रेजेंट है वो यह है। तो अब आपको बताना हो, यदि देखिए ध्यान दीजिए, एन क्या है और एन नॉट क्या है, बी श्योर। तो अब यदि आपको बताना हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड, यदि आपको बताना हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड, तो क्या करेंगे, ये इतना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और शुरू में इतना था, ये बचा हुआ है, शुरू में इतना था, तो कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, बराबर एन नॉट शुरू में था, बचा हुआ है यह, तो कितना डिसइंटीग्रेट हुआ यह, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस, एन इक्वल टू एन नॉट बाई 2। आ जाइए, अब जैसा आ जाइए इधर, हम लोग देखने जा रहे थे हाफ लाइफ टाइम, तो एन की वैल्यू एन नॉट बाई 2 करिए, एन की वैल्यू एन नॉट बाई 2 करिए, तो एन नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, एन नॉट तो पहले से उधर है ही, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हुआ। अब ये 1/2 है, 2 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, उल्टा कर रिवर्स कर दीजिए, तो जब रिवर्स करेंगे माइनस हट जाएगा, रिवर्स करेंगे माइनस हट जाएगा, तो ई टू द पावर लेमडा टी। लेकिन टी को आपने क्या माना हुआ है, आधा तभी हुआ है ना जब टी हाफ माने हैं। अब दोनों साइड से लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ 2 ऑन बेस सी इक्वल टू कितना हुआ, लॉग लेंगे तो लेमडा टी हाफ होगा इनटू क्या, लॉग ई ऑन बेस ई, जिसका मान 1 हो जाएगा, इनटू 1 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से और आगे बढ़ा जाए, ऊपर चलते हैं, ऊपर आ जाइए, हो गया क्लियर, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान है सब कुछ ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलिए, बेस बिल्कुल क्या क्यों कैसे, बिल्कुल सिस्टमैटिक एक एक चीज़ें अच्छी तरह से समझिए, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को ठीक से देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। आइए अब चलते हैं और आगे हम लोग, अभी हम लोग पहले थ्योरी फिनिश करेंगे, अभी सारे न्यूमेरिकल फिनिश करेंगे, और अभी जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन, मैं उसका एक ज़बरदस्त एपिसोड बनाऊंगा, 2-3 एपिसोड बनाऊंगा उसका ना, 3 घंटे 4 घंटे का एपिसोड बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन पहले ही गेस्ट कर दूंगा आपका, चाहे IIT में जा रहे हो चाहे नीट में जा रहे हो, तो सारे क्वेश्चन मैं पूरे फिजिक्स का पहले ही गेस्ट कर दूंगा आपके एग्जाम के पहले। ओके, चलिए, ओके कमान। अब यहाँ पर आ जाइए, तो क्या मिला हम लोग, इंटू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दिया जाए। चलो बेटा, अब यहाँ पाए हम लोग क्या, तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, तो डायरेक्ट लिखिए, अब टी हाफ बराबर कितना होगा, तो टी हाफ बराबर देखिए लैम्डा जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 ऑन बेस ई अपॉन लैम्डा, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, so much
सेकेंड या मिनट या ईयर, जिसमें भी लेमडा जैसे दिया हुआ हो ना। जब यहाँ पे देखिए आया था अभी डी के कांस्टेंट, चलिए फिर से लिख दिया जाए यहाँ पर। लेमडा क्या है बेटा? लेमडा है, क्या बोलते हैं लेमडा को? डी के ना, डी के कांस्टेंट बोलते हैं। और अब इसका यूनिट क्या है डी के कांस्टेंट का? टाइम इनवर्स। अब टाइम इनवर्स ना, टाइम इनवर्स मीन्स कि सेकेंड पर -1 या मिनट पे -1, आवर पे -1, ईयर पे -1, जो भी कुछ रहे ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड, मिनट, आवर, ईयर बन जाएगा। तो लेमडा इज द डी के कांस्टेंट। क्या बेटा? आ जाओ अब जरा देखिएगा, टी हाफ इक्वल टू सो मच, और जानते हैं कि log 2 ऑन बेस ई कितना होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ln 2 लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग अपॉन लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों चीज़ें एक ही बेटा। log 2 ऑन बेस ई ऐसे लिखिए, चाहे ln लिख दीजिए, वो बात तो वही रही। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं? और ऐसे लिख सकते हैं। log 10 के बेस पे कैसे लिखेंगे? तो देखिए log 10 के बेस पे कैसे लिखेंगे? तो log 2 ऑन बेस ई है, 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद ना 2.3026 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बन जाएगा log 2 ऑन बेस 10 बन गया, अपॉन लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए और क्या कर सकते हैं यहाँ पर? डिफरेंट टाइप कैसे आप इसको लिख सकते हैं। चलिए और क्या कर सकते हैं इसको? अब इसका log 2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? तो टी हाफ लाइफ विल बी हाउ मच? तो log 2 का मान कितना होता है? नेचुरल log 2 का मान कितना होता है? 0.6931 अपॉन लेमडा। दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट। तो लिखने का तरीका हाफ लाइफ टाइम इज सो मच एंड दिस इज द आंसर ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द हाफ लाइफ? अर्ध आयु से क्या समझते हो? मीन्स कि कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल, कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ है, चाहे जितना भी रखा हुआ, जैसे मान लीजिए कि 5 मिलीग्राम कोई रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ है या 10 ग्राम रखा हुआ है, तो एक हाफ लाइफ टाइम बीतने के बाद वह उसका अमाउंट आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी रेडियो एक्टिव सैंपल, या मान लीजिए सपोज करें रेडियम हम लेते हैं, तो सपोज करें कि रेडियम का हाफ लाइफ टाइम कुछ है। मान लीजिए कि रेडियम का हाफ लाइफ टाइम है 1600 वर्ष, 1600 ईयर्स, और प्रेजेंट टाइम में T/0 पर अभी हमारा समय T/0 है हम लोगों का। तो T/0 पर सपोज करें 50 ग्राम रेडियम रखा हुआ है। क्या बोला? T/0 पर 50 ग्राम रेडियम रखा हुआ है ना, 50 ग्राम रेडियम रखा हुआ T/0 पर। और सपोज करिए कि रेडियम का हाफ लाइफ टाइम है 1600 ईयर्स, मान लिया हमने 1600 ईयर्स सपोज करिए हाफ लाइफ टाइम है, और T/0 पर 50 मिलीग्राम रेडियम रखा हुआ है। तो अभी T/0 है, शुरू होता है अब। तो यदि T/0 शुरू होता है अब, तो ये बताओ कि ठीक 3200 साल बाद कितना रेडियम बचेगा? पहले 1600 पर बताइए। ठीक 1600 बाद कितना रेडियम, 1600 वर्ष बाद कितना रेडियम बचेगा? जल्दी बोले, कितना बचेगा रेडियम? T/0 अभी है, अभी ये T/0 प्रेजेंट में कितना है रेडियम? 50 ग्राम। जस्ट आफ्टर 1 हाफ ईयर, यानी एक अर्ध आयु के बाद 1 हाफ ईयर, what will be the amount of the radium will remains undecayed? जल्दी बोलिए। मार दिए होंगे निशान, पक्का मारे होंगे। 50 ग्राम है
मारे होंगे निशान, किस पर मारे होंगे, किस पर मारे होंगे? 25, हाँ 25 है। एक 25 ऑप्शन है, एक 12.5 ऑप्शन है, एक रिमेंस कांस्टेंट ऑप्शन है, एक नन ऑफ दीज ऑप्शन है। मार दीजिए जो अच्छा लगे। किस पे मारा? 25 पे? नो, गलत, रॉन्ग, नो। देखो तो अब ये हाफ लाइफ का क्या मैटर है इसका थोड़ा सा समझिए। जैसे कि हाफ लाइफ होता है ना, तो हमने बोला कि अभी t=0 है और t=0 पर कोई रेडियम रखा हुआ, सैंपल एक रखा हुआ 50 ग्राम है उसमें, तो t=0 अभी है ठीक 1600 बाद। क्या पक्का आप सर्टेन है क्या कि वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा? क्यों? क्लियर है, श्योर है? ये तो नहीं बोला गया ना कि डिसइंटीग्रेशन अभी भी शुरू हो गया है। तब आप कैसे बता दिए कि 1600 वर्ष बाद वह आधा हो जाएगा? कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यह भी हो सकता है कि 1600 वर्ष बाद भी वो अभी 50 ग्राम ही बचा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन हुआ ही नहीं, या अभी हो सकता है कि 50 ग्राम से कम है वो। जब तक ये श्योर न रहिए कि हाँ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन यदि हुआ, स्टार्ट हुआ तब, तो अब आप कहेंगे कि यह 1600 हाफ ईयर्स क्या है। तो 1600 वर्ष जो हाफ ईयर ये दिया हुआ है, या ये शो करता है कि यदि डिसइंटीग्रेशन t=0 पर स्टार्ट हुआ, लेट इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेटेड, लेट इट स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन, देन जस्ट आफ्टर 16 years that will half becomes decade and half becomes remains, means there will be 50% will remains and 50% will be decade, and in that case only the remains nucleus will be 25 ग्राम। लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग द डिसइंटीग्रेशन, क्लियर हो गए, श्योर हो गए? तो इस बात का ध्यान देंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यदि वहां पर ऑप्शन दिया हुआ कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो आप कहेंगे यस दैट विल बी द परफेक्ट आंसर, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। क्यों? पहले ही बताया था, जब स्टार्ट हुआ था हम लोग का, जब स्टार्ट किए थे हम लोग ये रेडियो एक्टिविटी, तो पहले ही बताया था कि दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस, क्लियर, एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, बताया था। तो वहाँ हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, प्रोबेबिलिस्टिक है, क्लियर, ओके। चलो, हाँ, जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो उसके एक हाफ लाइफ टाइम के बाद जो न्यूक्लियस बचेगा वो जस्ट इनिशियल का आधा होगा। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब है पॉइंट हम लोगों का, यहाँ पर जो रदरफोर्ड इक्वेशन आया हुआ है, तो अभी हमने एक शब्द बोला है एक्सपोनेंशियल। तो आइए थोड़ा पहले इसको डिस्कस करते हैं, जब चलते हैं एवरेज हाफ लाइफ टाइम क्या, एवरेज हाफ लाइफ क्या होता है, एवरेज यानी कि मीन लाइफ टाइम क्या होता है। तो लेकिन उसके पहले आइए दूसरे पॉइंट पर। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि रदरफोर्ड इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी, क्या देखा? रदरफोर्ड्स इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। तो रदरफोर्ड्स इक्वेशन ऑफ द रेडियोएक्टिविटी में देखा अभी क्या कि n = n0 e⁻λT देख रहे हैं कि e⁻λT है, ओके, e⁻λT है। यह कब जीरो होगा, n बराबर कब जीरो होगा? जब t का मान इनफाइनाइट होगा। तो कहीं पर भी जब एक्सपोनेंशियल e टर्म में आ जाता है तो ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? ऐसे इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सवाल यह है कि एक्सपोनेंशियल यह कब जीरो होगा, n का मान कब जीरो होगा? तो n विल बी जीरो एट t = इनफाइनाइट। यानी कितना समय ले रहा है ये कंप्लीट होने में? इनफाइनाइट। नेवर, इनफाइनाइट होता नहीं, जानते हैं कि नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीट, यानी कभी भी यह कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा ना, नेवर कंप्लीट, क्लियर, नेवर कंप्लीट, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा प्रोसेस, विल कंटिन्यू
कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम, विल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट, चलता रहेगा अनंत तक, अनंत तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस कब कंप्लीट होते हैं, तो कहा जाता है कि वह इनफाइनाइट टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कभी फिनिश नहीं होता, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता। क्लियर? अब चलिए, अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट ये है कि नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं नेचर में कि जो रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक तो होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जैसे जो नेचर में स्वतः मिलते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, नाइट्रोजन है। तो जब इस पे बॉम्बार्डमेंट करते हैं हम, जब इस पे बॉम्बार्डमेंट करते हैं अल्फा बीटा रेस का, तो यानी कि बॉम्बार्डमेंट करके रिएक्टर में बॉम्बार्डमेंट करके हम इसको बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो वहाँ पर इनका मीन्स रेडियो एक्टिव न्यू एलिमेंट या उनके आइसोटोप्स बनाए जाते हैं। तो जब उनके आइसोटोप बनाए जाते हैं तो आगे भी सब कुछ आएगा। जानते हैं कि एन और जेड के रेशियो पर डिपेंड करता है कि वह अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा। तो उनका जब हम जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, उस पर हीलियम पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, उस पर चेंज किया, उसको रेडियो एक्टिव बना। ऐसे बहुत 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 सारे जो मेडिकल में हमारे यूज होते हैं आइसोटोप्स, तो उनका फार्मेशन करते हैं, बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। उनका फार्मेशन कैसे करते हैं, कैसे होता है, क्या इक्वेशंस उसके होते हैं, वो हम लोग भी बाद में देखेंगे। तो हम लोग टॉपिक अभी दूसरा है। टॉपिक हम लोग का क्या है? टॉपिक हम लोग के सामने है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, और तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन n = n not equal माइनस लेमडा टी होता है क्या। तो यह इक्वेशन नेवर कंप्लीट, यानी कभी कंप्लीट नहीं होता। पहला पॉइंट, क्यों नहीं होता, कब कंप्लीट होता है? इट विल कंप्लीट एट द टाइम t = इनफाइनाइट, इनफाइनाइट समय पे कंप्लीट होता है। एक्सपोनेंशियल है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जैसा ये देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए, तो ग्राफ इसका t नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, this is the n = n naught e power minus lambda t। अब ये था t = 0, t = 0 पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो था कितना, n naught, t हाफ आधा, जितना प्रेजेंट था उसका आधा, t हाफ। ये समय यही है t हाफ टाइम। मीन्स अभी कितना प्रेजेंट है यहाँ पर, इस समय कितना न्यूक्लियस है, n = n naught by 2, इसी को कहते हैं t हाफ। क्लियर? n = n to power minus lambda t, इसी को t हाफ कहते हैं। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, दिस इज द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। ओके, क्लियर हो गया? आइए अब जा देखिए, इस ग्राफ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक t हाफ पर n/2 हुआ। तो एक t हाफ पर देखिए टाइम t बराबर, और न्यूक्लियाई कितना है, t कितना है, न्यूक्लियाई कितना है। आइए, t का मान जब 1t हाफ लिया जाए, नहीं t बराबर पहले 0 लिया जाए, जब ये t का मान 0 था तो न्यूक्लियस कितना था, n naught था। श्योर? जब t का मान 0 था तो न्यूक्लियस कितना प्रेजेंट था, n naught। जब यह हुआ 1t हाफ, ध्यान दीजिएगा 1t हाफ जब हुआ तब ये कितना हो गया, n naught by 2 हुआ। नो प्रॉब्लम। एक हाँ, और कब,
पहले श्योर हो जाइए कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, जब डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा उसके बाद की बातें हैं। आफ्टर स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेशन, आफ्टर स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेशन, तो टी और न्यूक्लियस, टी बराबर 0 पर एन नॉट था, 8t½ पर n/2 हो गया, तो 2t½ पर कितना हुआ, 2t½ पर कितना हुआ, इसका आधा होगा ना, अब जो इस समय प्रेजेंट था उसका आधा होगा, मीन्स कि हाफ n02 मीन्स कितना, इक्वल टू कितना, n04। अब जा देखिएगा, यदि 3t½ ले लूँ तो कितना हुआ, तो 3t½ पर जस्ट लाइक दिस, अब जो आया है उसका आधा होगा, मीन्स कि n0/8 हुआ, एंड सो। हम ये देख रहे हैं कि जितना, मीन्स अब मैं कहूँ कि n नंबर दे दूंगा इनका, n t½ पर कितना हुआ, देखिएगा इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 1/2 पावर 3 ले सकते हैं, n0 ले सकते हैं। जैसा इसको देखिए कितना ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, जरा देखिए n/2 है ना, तो n/2 पावर 2 ले सकते हैं कि नहीं। इसको देखिए कितना ले सकते हैं, इस वाले को हाफ यहाँ भी है, तो हाफ पावर नहीं, कौन है, 2 वाला, यहाँ पे आ जाइए, 1 वाले पर देखिए 1/2, अब यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं, 1/2 पावर 1 ले सकते हैं कि नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, माइंड फैंटास्टिक, 1t½ है तो यहाँ पर पावर 1 आ रहा है, 2t½ है तो पावर 2 आ रहा है, 3t½ है तो पावर यहाँ पर देखिए 3t½ है तो पावर लिखा नहीं गया क्या, चलिए इसको भी लिख दिया जाए, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो बेटा, तो ये 3t½ है तो पावर 3 आ रहा है, 3t½ पर पावर 3, 2t½ पर पावर 2, 1t½ पर पावर 1, तो n t½ पर पावर कितना, n, मीन्स हाफ पावर n, क्या, n0। दिस इज द वेरी 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 फैंटास्टिक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अंडरलाइन करिए, चलिए यहाँ लिख दूँ एक बार, क्या मिला हम लोगों को कि n/2 after n/2 what will the nucleus remains, तो n/2 पर क्या मिल रहा है, जरा देखिए, n/2 पर हाफ पावर n इंटू n0, क्लियर। चलिए 1t½ पर कितना बचा, 2t½ पर कितना बचेगा, 3t½ पर कितना बचा, ओके। अब एक बात और है कि डिसइंटीग्रेट कितना हुआ, तो अभी भी सिखाया हूं, 1t½ पर कितना होगा, n/2, 2t½ पर n/4, तो ये क्या n/4 है, बचा हुआ है कि डिसइंटीग्रेट हुआ है, ये जो अमाउंट है यह बचा हुआ अमाउंट है या कि यह अमाउंट है डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है या कि बचा हुआ अमाउंट है ना क्वेश्चन, दिस इज द डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट और द रिमेंस अमाउंट। तो 1t½ पर उतना रिमेंस है, बचा हुआ है, तो 2t½ पर n/4 बचा हुआ है, 3t½ पर n/8 बचा हुआ है। अब मैं कहूँ कि 3t½ पर 3 अर्ध आयु के बाद कितना डिसइंटीग्रेट हुआ, तो शुरू में कितना था, n0, बचा कितना हुआ, n0/8, तो व्हाट इज द डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट, n0/n-8, यानी आइए करके दिखाऊँ इस जगह। तो चलिए सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन है कि अमाउंट, सपोज दैट आपका क्वेश्चन है कि अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड in
3t½ मीन्स कह रहा है कि 3t½ पर कितना अमाउंट डिसइंटीग्रेट हुआ। यस, वेरी फैंटास्टिक। तो कैसे करोगे? शुरू में कितना था आपके पास? n0। कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है? n0/8। बचा कितना है आपके पास? 8 -1 निकाल दीजिए। बचा कितना है आपके पास? 7/8 n0। फिर से सुनिए, अमाउंट डिसइंटीग्रेटेड इन 3t½ तो इन 3t½ तो n0 शुरू में था, डिसइंटीग्रेट कितना हुआ है? n0/8। तो बचा हुआ कितना है? नहीं, ये बचा हुआ n0/8 था और ये था शुरू में, तो डिसइंटीग्रेट कितना हुआ? 7/8/n लिख दीजिए यहाँ पर, 7/8 n0 डिसइंटीग्रेटेड। n0 disintegrated. So this is the whole fact about the Rutherford equation and half life. Rutherford equation and half life न्यूमेरिकल को कैसे करोगे? तो दिस इज द वेरी वेरी फैंटास्टिक इक्वेशन। क्लियर? तो एक बार फिर से लिखिए क्लियर करके, हाफ पावर n इक्वल टू n हाफ लाइफ टाइम के बाद में हाफ पावर n, बचा हुआ अमाउंट कितना? तो सिंपल सा n बराबर क्या हुआ फार्मूला हम लोगों का? n इक्वल टू हाफ पावर n इंटू n0। फैंटास्टिक। तो आपके पास दो इक्वेशन है अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन हो गए। कौन कौन? कहाँ से करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व? चलो देखो, आ जाओ। अब आपको न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो वो दो लाइनों से सॉल्व होगा, और एक अभी और आएगा बाद में, अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी। लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा पहला अपना। नंबर 1 नोट करिए फिर से, n इक्वल टू n0t⁻⁻λt। नंबर 1 इसे सॉल्व करेंगे। नंबर 2 न्यूमेरिकल आएगा तो क्या करोगे? n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू हाफ पावर n n0। नंबर 2 ये है। और आया नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है r इक्वल टू λn। क्या है? r इक्वल टू λn। इसको कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी, ओके। तो r को बोलते हैं एक्टिविटी, तो इसको a से भी लिखा जाता है और r से भी। तो चाहे ये लिखो चाहे r लिखो, तो r इक्वल टू λn, दिस इज द एक्टिविटी। अब नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द एक्टिविटी। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द एक्टिविटी। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल। क्लियर? तो लिख दो एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एक लाइन लिख दो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। पर सेकेंड जितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है उसको उसको एक्टिविटी बोलते हो। तो ये या r इक्वल टू λn, जहाँ पे लैम्डा जानते हो डीके कांस्टेंट एंड n द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गए सब लोग? चलिए और आगे आ जाइए। सारी बातें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से आ रहा है, सब कुछ क्लियर रहे। हाँ, जैसे मान लीजिए, अब अगला पॉइंट हम लोग का है, जैसे मान लीजिए कि रेडियो एक्टिव सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव सैंपल दिया हुआ है। तो जानते हो कि अवोगाद्रो नंबर, 1 मोल में 10⁻23 10⁻23 न्यूक्लियस होते हैं, एटम होते हैं 1 मोल में। अब 1 मोल में होता है 10⁻23, सोच लो कितना नंबर है वो। तो 1 मोल यदि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, 1 मोल, तो बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस हैं। तो किसी का लाइफ टाइम कुछ होगा, हाफ लाइफ नहीं, लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन
यानी वो कितना देर तक वो जीवित रहेगा अभी। पहले वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, कुछ हुआ है, कुछ अल्फ़ा बीटा निकले हुए होंगे, तो किसी में से अल्फ़ा निकले होंगे, किसी में से बीटा निकले होंगे, किसी में से गामा निकले होंगे। तो जानते हो कि कभी भी अल्फ़ा बीटा दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि एक न्यूक्लियस से ही अल्फ़ा भी निकले और फिर बीटा भी निकले? पक्का हो सकता है। पहले अल्फ़ा निकले फिर बाद में बीटा निकले। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ा के बाद फिर अल्फ़ा निकले? श्योर, 100%। अल्फ़ा निकला है तो हो सकता है कि अल्फ़ा सीरीज ही बने, अल्फ़ा 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 ही निकले। क्या ऐसा हो सकता है कि बीटा 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 निकले? पक्का हो सकता है, बीटा 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 निकल सकता है। क्या अल्फ़ा और क्या बीटा के बाद भी क्या बीटा के बाद अवश्य ही बीटा निकलता है? कोई ज़रूरी नहीं। पहला बीटा निकला हुआ हो तो फिर अल्फ़ा हो सकता है, या फिर अल्फ़ा निकला हुआ हो तो फिर बीटा हो सकता है। क्लियर? कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, क्या अल्फ़ा और बीटा दोनों एक साथ हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते। क्या गामा अल्फ़ा के साथ निकल सकता है? श्योर निकल सकता है। क्या बिना अल्फ़ा बीटा के निकले गामा का एमिशन हो सकता है? श्योर हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। कि बिन अल्फ़ा बीटा न निकले हों और फिर गामा निकले, हो सकता है। कोई भी न्यूक्लियस है, यदि वह स्टार्टेड स्टेट में है, ना अल्फ़ा निकला ना बीटा निकला, हो सकता है कि वह न्यूक्लियस अपने स्टार्टेड स्टेट से क्या हो गया हो, ग्राउंड स्टेट में आ गया हो। क्लियर? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि राइमन बामर पार्सन सीरीज यही होते हैं ना, राइमन बामर पार्सन सीरीज यही होते हैं, उन पर अल्फ़ा बीटा तो निकलता नहीं। तो जो न्यूक्लियस होता है हाई एनर्जी स्टेट में होता है, वो लो एनर्जी स्टेट में आता है, अपनी स्ट्रेस एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो होता है, पक्का होता है। क्लियर? हाँ, चलो भाई, हो गए सब कुछ, क्यों श्योर हो गए? तो अल्फ़ा और गामा एक साथ हो सकते हैं, बीटा और गामा एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा और बीटा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्लियर? और क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? तो अब फिर जाना होगा टनल इफेक्ट और न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन, दोनों अलग अलग फिनोमिना है, दोनों अलग अलग फिनोमिना से निकलते हैं। भले ही एक ही मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा हो दोनों के बीच में इमिशन में, लेकिन डिफरेंस तो होगा ही, तो एक साथ नहीं कहा जाएगा ना, एक साथ नहीं कहा जाएगा। भले ही वो डिफरेंस कितना ही माइन्यूट हो, लेकिन टाइम गैप अवश्य होगा। फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो अब है हम लोगों का पॉइंट कि मीन लाइफ टाइम क्या होता है, टाउ। ओके, चलो भाई, तो हेडिंग डाल दीजिए मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम क्या होता है? तो मीन लाइफ्स कर दीजिए, मीन लाइफ बेटा LIVES कर दीजिए, मीन लाइफ टाइम कर दीजिए ना। तो मीन लाइफ टाइम क्या होता है? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से ना। मीन लाइफ टाइम क्या होता है? चलिए आइए देखा जाए मीन लाइफ टाइम क्या होता है। हाँ, तो मीन लाइफ टाइम क्या होता है? चलिए, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं, न्यूक्लियस कितने होंगे, एक मोल में कितने न्यूक्लियस होंगे, सोचो। हाँ, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो किसी से पता नहीं कितना अल्फा निकला हुआ, किसी से पता नहीं कितना बीटा निकला हुआ, किसी से गामा की बात छोड़ दो, न्यूक्लियस से नहीं निकल रहा, चूंकि ट्रांजिशन से निकलता है, वो जानते हो। तो पता नहीं कितना अल्फा निकला, पता नहीं कितना बीटा निकला है। तो किसी का कुछ समय लाइफ स्पैन बचा हुआ है, किसी का कुछ बचा हुआ, किसी का कुछ बचा हुआ, किसी का कुछ बचा हुआ है, यानी कि सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट बचा हुआ है। तो सबका लाइफ स्पैन, सबका लाइफ ले लिया जाए, सिंपल सी बात है भाई कि मीन लाइफ टाइम कितना हुआ। तो सपोज करो कि उस समय नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है, और सबका जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस समय, तो सबका नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सबका मान लीजिए n है, और लाइफ स्पैन सबका अलग अलग है, तो सबका जोड़ लिया जाए। मान लीजिए n न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो n न्यूक्लियस सबका लाइफ स्पैन जितना भी बचा हुआ सबका ले लिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए, और जोड़ करके नंबर ऑफ से डिवीजन कर दिया जाए, यानी क्या होगा? तो फिर मीन लाइफ टाइम है एवरेज लाइफ टाइम ना, या एवरेज लाइफ टाइम। तो एवरेज या मीन, एवरेज लाइफ टाइम टाउ हुआ कितना? तो टोटल लाइफ टाइम, तो टोटल लाइफ टाइम सबका ले लिया जाए अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई,
मीन्स जितना इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सबका टोटल लाइफ स्पैन कर सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं कि टोटल लाइफ स्पैन, यानी कि अब जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि किसी का लाइफ टाइम 5 घंटे है ना, सपोज करें कि किसी का लाइफ टाइम 5 घंटे बचा हुआ है, ठीक। किसी का लाइफ टाइम 10 घंटे बचा हुआ है, किसी का लाइफ टाइम सपोज करें कि 15 घंटे बचा हुआ है, किसी का 20 घंटे बचा हुआ है ना, किसी का कुछ बचा हुआ है, ऐसे सबका अलग अलग, किसी का 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे ऐसे बचा हुआ है सबका, ठीक है। तो सबके लाइफ टाइम को जोड़ दीजिए, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा है ना, सबका जोड़ दीजिए और जितने नंबर हैं उस नंबर से डिवीजन कर दो तो आ जाएगा क्या, औसत। इसी को बोलते ना मीन लाइफ टाइम इज औसत आयु, निकल जाएगी सबकी औसत आयु। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर इसको इसमें मैथमेटिकल भाषा में लिखने का एक बेटा तरीका है कि लेमडा इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो प्रोसेस इनफाइनाइट है। तो हम किसका कितना बचा हुआ है, किसका कितना बचा हुआ है, तो किसी का हो सकता है कि 0 है, 0 के अप्रॉक्स हो, और हो सकता है किसी का इनफाइनाइट है अप्रॉक्स हो। तो लेमडा 0 to इनफाइनाइट टी ई टू द पावर माइनस लेमडा टी इंटू डी टी, क्लियर। तो टाउ यू कैन राइट लाइक दिस, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यदि इसको सॉल्व किया जाए ना, और यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग पाएंगे क्या, तो यदि इसको सॉल्व किया जाए तो पाएंगे टाउ बराबर ना, टाउ बराबर क्या पाएंगे, 1/λ पाएंगे। क्या पाएंगे हम लोग, इसको 1/λ पाएंगे। तो दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम, दिस इज द मीन लाइफ टाइम, इसे बेटा मीन लाइफ टाइम कहते हैं, क्लियर। चलो अब आ जाओ, एक पॉइंट और यहां पर है, हाँ आ जाओ यहाँ पे मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम। तो आ जाओ, हाँ जानते हो कि टी हाफ बराबर क्या होता है, अभी पढ़े हैं आप, टी बराबर क्या होता है अभी पढ़े हो। चलो आ जाओ, जरा रिलेशन देखा जाए भाई दोनों में क्या है। तो रिलेशन अभी पढ़े हो कि n बराबर होता है ना, इस पे आ जाओ, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.6931 पढ़े हो अभी अपान लेमडा होता है। अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं कि टाउ मीन लाइफ टाइम 1/λ है, तो इसमें 1/λ ले लीजिए, तो टी हाफ बराबर कितना हुआ 1/λ, लिख सकते हैं हम लोग क्या 0.6931 इंटू 1/λ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो टी हाफ बराबर कितना हुआ 0.6931 इंटू 1/λ को टाउ बोलते हो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। मीन्स कि यदि टाउ बराबर बोलें क्या हुआ, टाउ बराबर बोला जाए क्या हुआ, तो टी हाफ क्या, टी हाफ अपान 0.6931 हुआ, ले सकते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम। अब चलो भाई आ जाओ इधर, या टाउ बराबर क्या हुआ, तो 1/0.6931 से मल्टीप्लाई डिवीजन कर दीजिए, तो आएगा कितना 1.41 के अप्रॉक्स आएगा, 1.41 के अप्रॉक्स आएगा, हाँ इसी के पास आएगा 1.41 नहीं 1.44 बेटा। तो 1.44 के अप्रॉक्स डिवीजन करने पर 1/1/0.6931 से डिवीजन कर दीजिए, 1.44 क्या टी हाफ, ओके दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सीधी सी बात है कि इसमें से बड़ा कौन है ना। तो देखिए मैं आपसे कह दूं कि ये दोनों बराबर होते हैं, क्वेश्चन मैं कहूं यहाँ पे कि यह दोनों बराबर होते हैं ना, ये दोनों बराबर होते हैं, या टी हाफ बड़ा होता है या टी एवरेज बड़ा होता है, नन ऑफ दीज, मार दीजिए निशान, मार दीजिए किसी पर, हाँ सब इक्वेशन सामने है, सब कुछ सामने है, मार दिया, किसको मारे हो निशान, टी हाफ बड़ा होता है
कि टी मीन बड़ा होता है? कर लो, मारो जल्दी, लिखो जल्दी फटाफट। किसको मारे भाई? बहुत साफ है भाई। टाउ जो मीन लाइफ है वह टी हाफ में 1.44 से मल्टीप्लाई करने पर, जब टी हाफ में 1.44 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ये बन रहा है, तब ये बन रहा है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? ये बड़ा है और ये छोटा है। टी हाफ छोटा होगा, यह टी हाफ में जब इससे 1.44 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ये चीज़ बन रही है कि नहीं? मतलब यदि वह 1.5 होता या 1.5 होता तो यह कहा जाता कि इसका 1.5 गुना यह है। तो मीन्स क्या कि टी एवरेज विल ऑलवेज ग्रेटर देन टी हाफ। टी एवरेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन टी हाफ। क्लियर? चलो बेटा, तो हम लोग देख रहे थे अभी, हाँ अब और अभी आप में एक पॉइंट आया था बेटा, हम लोगों का एक पॉइंट आया था हम लोगों का। चलिए यहाँ पर कुछ और बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों की हमको बार बार जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। यहाँ पे क्लियर हो गया? श्योर हो गए? अब चार सा देखिएगा, आइए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हम लोग को है यहाँ पे, आइए। अभी एक आया था इक्वेशन कि n इक्वल टू हाफ पावर n इंटू n नॉट आया था। चलिए अब n अपॉन n नॉट कर दूं मीन्स कितना बना? हाफ पावर n बना। अब जा देखना बेटा, अब ये चीज़ श्योर रखना, हमेशा अच्छी तरह से नोट करिए, फर्स्ट क्लास का नोट बनाइए और अच्छी तरह से उसको याद करिए। n क्या है और n नॉट क्या है तो श्योर हो। n क्या है बेटा? फिर से लिख लो, वहाँ पे लिखो कि n बराबर है रिमेंस, कितना बचेगा, ये रिमेंस न्यूक्लियस है, रिमेंस न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस है, याद रखना। और n नॉट क्या है? n नॉट क्या है? तो n नॉट न्यूक्लियाई एट t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर कितना न्यूक्लियाई है वो ये है, और n क्या है? रिमेंस न्यूक्लियस एट टाइम t है। अब जैसा यहाँ पे देखना बेटा, ये जो n आया तो सपोज करो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या आएगा कि लेट टोटल टाइम t हो, हाफ लाइफ टाइम कितना हो? हाफ लाइफ टाइम t हाफ हो, तो टोटल टाइम t बराबर क्या लिख सकते हो? टोटल टाइम लिख सकते हो t हाफ इंटू n। तो n बराबर क्या लिख सकते हो? n बराबर t अपॉन t हाफ। ओके, फैंटास्टिक। मीन्स कि यह जो नंबर है n, वो n क्या है? तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो वेयर यहाँ पे देखो n क्या है बेटा, तो n को लिखो यहाँ पे, n क्या है, या यहाँ पे लिख दो, ऐसे एरो लगा दो। तो n बराबर क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम क्या है? n बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ओके, n। तो इस n को कैसे रिप्लेस कर रहे हो, देख रहे हो? तो n बराबर टोटल टाइम t अपॉन t हाफ। तो दिस इज द n। क्लियर? चलो, ये है मतलब पॉइंट। तो अभी न्यूमेरिकल्स इन्हीं 3-4 इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स अपने 100% सॉल्व होते हैं। ठीक, आ जाओ एक पॉइंट और। यहाँ पर अभी अभी हमने लिखा था एक्टिविटी क्या होती है। तो जानते हो कि एक्टिविटी इज द सिंपल यूनिट सेकेंड में
एक यानी कि 1 सेकंड में जितना अल्फा निकल रहा हो या जितना बीटा निकल रहा हो या अल्फा बीटा दोनों यदि निकले हुए हों तो कितने पार्टिकल्स निकले, याद रखना। न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं कहेगा कि यह एक्टिविटी इतना है, वो कहेगा कि 1 सेकंड में 4000 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। सपोज करिए कि कहीं पर किसी कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है जिससे 1 सेकंड में 4000 अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, इसका मतलब कि एक्टिविटी कितनी हो गई, 4000। सपोज करो कि यदि कहीं पे कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो एक्टिविटी कितनी हो गई, 10 पार्टिकल्स। एक्टिविटी कितनी हो गई, 10 पार्टिकल्स एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी। क्लियर। तो एक्टिविटी क्या होती है, तो एक्टिविटी तो माइंड हियर कि यदि कहीं पे लिखा हुआ है एक्टिविटी, अभी अभी हम लोग जैसे n/n नॉट लिखिए ना बेटा, तो जस्ट लाइक दिस यू कैन आल्सो राइट r/r0 इनिशियल एक्टिविटी एंड दिस इज द फाइनल एक्टिविटी, बराबर कितना हुआ, हाफ आया हुआ ना, तो हाफ पावर n एंड यू नो n, व्हाट इज द n? n is the number of half lifetime. This is the equation. तो यहाँ पर एक इक्वेशन, these are the most important numericals, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। पक्का क्लियर। अब क्या बचा है हम लोगों का यहाँ पर थ्योरी में, तो अभी हम लोग स्टार्ट किया जाएगा न्यूमेरिकल आफ्टर द ब्रेक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, ओके। लेकिन उसके पहले सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। अभी क्या बचा हुआ है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी हम लोग बचा है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बचा हुआ है। सीरीज, रेडियो एक्टिव सीरीज कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों नेचर में सीसा अधिक मात्रा में पाया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सीसा क्यों अधिक पाया जाता है, यानी कि लेड, तो लेड क्यों अधिक पाया जाता है, उसका रीजन क्या है। जितने भी रेडियो एक्टिव सीरीज होती हैं तो उनका सबका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव सीरीज है कि जिसका, कौन सा ऐसे रेडियो एक्टिव सीरीज है कि जिसका लास्ट प्रोडक्ट बिस्मथ होता है, कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव सीरीज है कि जिसका लास्ट प्रोडक्ट Pb82 होता है, लेड 82 होता है, कौन सा ऐसा सीरीज है ना कि जिसका लास्ट प्रोडक्ट लेड नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कौन नहीं आएगा? नो। तो इसलिए आपको क्या क्यों कैसे P100 फिजिक्स, क्या क्यों कैसे फिजिक्स, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की धुनाई चल रही है इस समय, एक एक लाइनें। और अभी आप जीरो जानते हो, नो प्रॉब्लम, वीडियो नंबर रेडियो एक्टिविटी में जीरो जानते हो, नो प्रॉब्लम। रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करो, 1 2 3 जो भी लेक्चर्स नंबर आ रहे हैं फटाफट सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, देखते चले जाओ। और जीरो से हीरो बनाऊंगा, यानी कि जीरो से स्टार्ट करोगे, पहुंचोगे उस लेवल पर जिसके आगे फिजिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट या तो नीट, या तो IIT, या तो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होगे, यही है आपका। इसके अलावा अदर एग्ज़ाम्स हैं जैसे TGT, PGT और तमाम दुनिया भर के एग्ज़ाम फिजिक्स होते हैं, NDA वगैरह, कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो द बेस्ट चैनल ऑफ द इंडिया P100 फिजिक्स। क्लियर। तो अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, से योर फ्रेंड्स टू आल्सो डू द सब्सक्राइब कर दें उसको भी ना, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, जम के पढ़ो। अभी फिर मिलते हैं यहाँ से, हम लोग अभी बचे हुए जो थ्योरी है उसको पूरा करते हैं और उसके बाद में आगे इसके सारे न्यूमेरिकल्स 1 to all फिनिश करते हैं। और अभी आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले मैं, चाहे आपका नीट का एग्ज़ाम देने वाले जा रहे हो या चाहे आप IIT वाले हो, तो आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले मैं बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लाऊंगा ना, वो मेगा एपिसोड होगा। और वह मेगा एपिसोड में कम से कम 100 न्यूमेरिकल्स, यानी कि 50-50 न्यूमेरिकल के सेट हम लोग लेंगे। तो 50 न्यूमेरिकल्स मैं लूँगा, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट, यानी गेस्ट क्वेश्चन लूँगा। और सारे गेस्ट क्वेश्चन को आप करने की पहले अपनी कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद में सॉल्व देखिएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करूंगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि लिखना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन यह है कि न्यूमेरिकल तो मैं जब बोलूँ आपसे तो फिर सॉल्व करेगा मेरे साथ ही जल्दी से। और 100% गारंटी है, हाँ पक्का 100% गारंटी है कि सारे न्यूमेरिकल इसी ग्रीन बोर्ड से आएंगे, इसी ग्रीन बोर्ड से आने हैं, 100% श्योर एंड सर्टेन। क्यों? क्योंकि अभी तक आया है, लगातार 20 साल से आ रहा है, तो क्या इस साल बदल जाएगा क्या?
नहीं आएगा, श्योर आएगा। क्लियर? तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अभी तुरंत इसके बाद। ओके।